प्रिय बच्चों, पिछली वीडियो में हमने शेरशाह के प्रारंभिक जीवन और उनकी विजयों के बारे में अध्ययन किया। आज हम शेरशाह का शासन प्रबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि शेरशाह का शासन प्रबंध किस प्रकार का था। उन्होंने अपने शासन काल के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। शेरशाह न केवल एक महान विजेता ही था, अपितु एक उच्च कोटि का शासन प्रबंधक भी था। उसने अपने 5 वर्ष के थोड़े से समय में युद्ध करने के साथ साथ उसने प्रशासन की विभिन्न शाखाओं में सुधार किया तथा विस्तृत एवं स्थायी शासन प्रणाली का निर्माण किया। उसके रचनात्मक उपलब्धियां उसके सैनिक कारनामों से निसंदेह अधिक महान एवं प्रशंसा योग्य थी। कीन ने लिखा है कि इस पठान ने 5 वर्ष में इतना कुछ कर डाला जितना कि मुगलों, यहां तक कि अंग्रेजों ने भी नहीं कर पाए। जबकि स्मिथ ने लिखा है कि शेरशाह कुछ वर्षों तक जीवित रहता तो भारतीय इतिहास के रंगमंच पर मुगलों का नहीं आ पाते, मुगलों का अपना शासन स्थापित नहीं कर पाते। परंतु यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि शेरशाह का शासन प्रबंध में कोई नई संस्था स्थापित नहीं थी। उसने पुराने प्रचलित शासन प्रणाली को सुधार करके एक नया रूप प्रदान कर दिया। शेरशाह एक महान सुधार अवश्य था, परंतु नवीन आविष्कारक नहीं था। शेरशाह के शासन प्रबंध के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले जो आता है वह सुल्तान आता है। कौन आता है? सुल्तान। शासन प्रबंध का मुखिया शेरशाह स्वयं ही होता था। शासन प्रबंध का मुखिया शेरशाह स्वयं ही होता था। उसके पास पूर्ण शक्तियां थी। वह अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनाता था तथा उन्हें लागू करता था। जो व्यक्ति उसके कानूनों को भंग करते थे उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। सेना का भी सर्वोच्च अध्यक्ष स्वयं होता था। शेरशाह ने बड़ी चतुरता से अफगान सरदारों के अधीन किया तथा उलेमा को भी शासन के मामले में हस्तक्षेप नहीं
करने दिया। उसकी सरकार व्यवहारिक रूप से निरंकुश सरकार थी, परंतु शेरशाह इस बात को कभी नहीं भूला या भूलता था कि प्रजा की भलाई करना राजा का प्रमुख कर्तव्य है। यानी कि प्रजा की भलाई करना राजा का प्रमुख कर्तव्य है। डॉक्टर पी शरण के अनुसार तुर्क अफगान शासकों में पहला ही राजा था जिसने राजनीति के इस मौलिक सिद्धांतों को समझा कि प्रजा की उन्नति तथा समृद्धि में ही राज्य की उन्नति निहित है। यानी कि प्रजा की उन्नति और समृद्धि में ही राज्य की उन्नति निहित है। वे भोग विलास में अपना समय नष्ट नहीं करता था। बल्कि प्रजा के सुख तथा भलाई के लिए दिन रात परिश्रम करता था। वह स्वयं भी कहा करता था कि बड़ों को यह शोभा देता है कि वे सदैव क्रियाशील रहे। बड़ों को यह शोभा देता है कि वे सदैव क्रियाशील रहे। वह राज्य के कार्यों में कभी भी आलस्य अथवा असावधानी नहीं दिखाता था। उसका शासन लोगों की भलाई पर आधारित था, नेकी शक्ति पर आधारित था। उसके शासन काल के अंतर्गत विभिन्न मंत्रियों में बटा हुआ था। यानी कि जो मंत्री थे सुल्तान के बाद में वो निम्नलिखित थे। नंबर 1, दीवाने विजारत। दीवाने विजारत ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग अथवा मंत्रालय था। ये केंद्रीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग था जिसका प्रधान वजीर होता था। कौन होता था इसका प्रधान? वजीर होता था। इसका प्रमुख कार्य वित्त संबंधी होता था। साम्राज्य का आय व्यय का हिसाब किताब रखना, वे सुल्तान को शासन संबंधी मामलों में सलाह देना तथा मंत्रियों के कार्यों पर निगरानी रखना होता था। दीवाने वजारत का मुख्य कार्य आय व्यय का देखभाल करना, इसके अतिरिक्त अन्य विभागों कार्यों का संरक्षण करना होता था। यानी वित्त संबंधी कार्य होता था और अन्य मंत्रियों पर निगरानी रखना और राजा को सलाह देना इसका प्रमुख कार्य होता था। दीवाने विजारत था। इसके बाद में आता है दीवान के अर्ध। दीवान के अर्ध या आरिज, इसको आरिज भी बोला जाता है। दीवान आरिज ये सैन्य विभाग था। इसका प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना, उनका रिकॉर्ड रखना, शस्त्र तैयार करवाना, सैनिकों को वेतन देना तथा समय समय पर उनका निरीक्षण करना आदि थे। शेरशाह स्वयं सैनिक कार्यों को बहुत रुचि लेता था तथा दीवान आरिज के काम में प्राय बहुत अधिक हस्तक्षेप करता था। हमें समकालीन लेखकों से पता चलता है कि सैनिकों की भर्ती और उनके वेतन संबंधी निर्णय स्वयं शेरशाह की उपस्थिति में हुआ करता था।
यानी दीवान आरिफ का मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों को वेतन देना, सैनिकों को नियुक्ति करना, सैनिकों को रसद देना आदि कार्य दीवान आरिफ का होता था। इसके बाद में आते दीवान ए इंशा। दीवान ए इंशा ये शाही लेखा पत्रों का विभाग था। शाही लेखा पत्रों का विभाग था। इसका मंत्री सुल्तान के फरमान एवं पत्र तैयार करता था तथा उन्हें सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाता था। सभी सरकारी रिकॉर्ड रखना भी उसकी जिम्मेदारी होती थी। ये एक प्रकार का शाही सचिवालय था जिसका प्रधान अधिकारी दबीर मुमालिक कहलाता था। इसका प्रधान अधिकारी दबीर ए मुमालिक कहा जाता था। दबीर ए मुमालिक कहा जाता था। इस विभाग का प्रमुख कार्य शाही फरमानों तथा राज देशों को लिपिबद्ध करना तथा उन्हें देश के विभिन्न भागों में आज्ञा का पालन हेतु संबंधित अधिकारियों के पास भेजना था। इसके बाद में आता है चौथा दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत। इस विभाग को दीवाने मोहित सिद्ध कहा जाता है। दीवाने मोहित सिद्ध कहा जाता है। यह विदेश मंत्री की भांति कार्य करता था। विदेशी नीति से संबंधित मामलों की देखभाल करना इस विभाग का दायित्व था। यह विदेशी कार्यों का मंत्रालय था। इस विभाग के मंत्री के मुख्य कार्य विदेशी दरबार में अपने राजदूतों को भेजना तथा उनके राजदूत स्वीकार करना, विदेशी राज्यों से पत्र व्यवहार करना आदि होता था। इसके बाद में आता है दीवान ए कजा। पांचवा है दीवान ए कजा। दीवान ए कजा यह विभाग का मंत्री मुख्य काजी होता था। वह काजियों की अदालतों से अपील संबंधी मुकदमों का निर्णय करता था तथा काजियों के कार्यों पर निगरानी रखता था। ये काजी होता था जो न्याय से संबंधित काजियों की अदालत से संबंधित या मुकदमों का निर्णय करता था। इसके बाद आता दीवान ए वारिद। छठा दीवान ए वारिद। दीवान ए वारिद इस विभाग का मंत्री गुप्तचरों का मुख्य होता था जो सम्राट को साम्राज्य के विभिन्न भागों घटनाओं से साम्राज्य के विभिन्न भागों की घटनाओं से सूचित करता था। उसके अधीन बहुत से गुप्तचरों एवं लेखकों का कार्य करते थे। शाही डाक को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाना इस मंत्रालय का कार्य होता था। यानी कि हमारे केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत ये विभाग कार्य करते थे। दीवान विजारत, दीवान आरिफ, दीवान इंशा, दीवान रसालत और दीवान कजा और दीवान
बारिश ये अपने केंद्र